गुड मॉर्निंग सभी को। अभी तक हमने चैप्टर सेकंड अम्ल क्षारक और लवण में अम्लों और क्षारकों के साथ साथ लवणों की कुछ गुण धर्मों को पढ़ा है। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए साधारण नमक से प्राप्त रसायनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से एक के बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हमारे पास उससे रिलेटेड अगला टॉपिक है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। आप लोगों ने देखा था जब हमने सोडियम क्लोराइड को जब विद्युत के साथ अपघटित किया था तो उससे हमें क्लोरीन गैस मिली थी। तो इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना ले ले, अगर हम बुझा हुआ चूना ले ले CaOH, इसमें क्लोरीन गैस मिला दी जाए, क्लोरीन गैस से गुजारने पर इसमें से, तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा जिसका सूत्र है CaOCl2। साथ में हमें जल वाष्प रूप में मिल सकता है। तो ये विरंजक चूर्ण हमें प्राप्त होने वाला है। ठीक है, अब ये विरंजक चूर्ण जो हमने, ये क्या है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी शुष्क बुझा हुआ चूना। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्लोरीन गैस है, इनकी रिएक्शन से बन गया, क्या नाम है इसका, विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो इस तरीके से विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। ये जो रिएक्शन है ये आपको याद करनी चाहिए। साथ में अब इसके विरंजक चूर्ण के उपयोग बताए गए हैं कि क्या क्या इसके उपयोग है। एक तो इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में क्या, कपड़ों को यानी वस्त्रों को विरंजन यानी कि उनको रंगने में काम आता है, वस्त्रों को विरंजन करने में, विरंजित करने में। हमने यहाँ पर विरंजक लिख दिया, विरंजक आएगा ये। ठीक है, विरंजक वस्त्र विरंजन में कई रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में काम आता है। बहुत सारे रासायनिक उद्योग में ये उपचायक मतलब ऑक्सीजन मिलाने के प्रक्रम में काम आता है। साथ में पीने का जल को जीवाणु मुक्त करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। पीने का जो पानी होता है उसका उसके जीवाणुओं को मारने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इससे आगे हमारे पास है सेकंड विरंजक चूर्ण के बाद है बावन सोडा, सॉरी बेकिंग सोडा। पहले बेकिंग सोडा है। तो सोडे का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता कचौड़ी बनाने में किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने में भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इनके जितने भी ये बताए जा रहे हैं इनके सूत्र क्या है, ठीक है, ये बनते कैसे ये आपको पता होना चाहिए और इनके उपयोग क्या है। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का प्रयोग कर ले तो देखें इसमें किस तरीके से बनता है। नमक की क्रिया करवानी है, सोडियम क्लोराइड H2O CO2 और अमोनियम, तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बन करके आएगा। तो ये वाला जो है हमारे पास ये है बेकिंग सोडा, ये अमोनियम क्लोराइड है। तो बेकिंग सोडा के उपयोग यहां बताए जाएंगे आगे। तो आगे कहता है
यह एक दुर्बल असंसारक सारक है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर यह निम्नलिखित अभिक्रिया करता है। जब हम खाना पकाते हैं तो एक अभिक्रिया होती है, जैसे ही हम इसको खाने में डालते हैं तो क्या रिएक्शन होएगी, ये सारक के रूप में काम करता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर यह हमें बना करके देता है सोडियम कार्बोनेट। तो ये बन करके आएगा हमारे पास, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। खाने में प्रयोग इसका इसलिए किया जाता था कि देखो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन करके आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो खाने को जल्दी पकाने में हेल्पफुल करती है। जैसे आप लोग देखते हो कि कई बार खमीर वगैरह डाल करके ब्रेड में यानी कि आटे में या मैदे में खमीर डाल देते हैं, यीस्ट जिसको बोलते हैं, तो क्या होता है वो उस आटे को या मैदे को थोड़ी देर बाद क्या होता है उसमें से जो गुथा हुआ मैदा है वो ऊपर फूला फूला सा हो जाता है, ठीक है। जो आप लोग भटूरे वगैरह बनाते हो उसमें आप सोडा डालते हो तो क्या हो जाता है वो जल्दी से गला देता है उसको, तो ये फूला फूला हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, जो उसके अंदर यीस्ट यानी खमीर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है और वो उसको फूला फूला बनाने में हेल्पफुल है। अब इसी तरीके से आगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग बता रहा है यहाँ पर। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा का उपयोग क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा का एवं टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर अलग होता है, बेकिंग सोडा अलग होता है, ये ध्यान रखना है। टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो एक अभिक्रिया होती है। जब बेकिंग पाउडर को मिलाया जाता है जल में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जल के साथ अभिक्रिया करें तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा अम्ल का सोडियम लवण। ठीक है, तो आपको मेनली ये उपयोग याद करना चाहिए। रिएक्शन तो इसमें बेशक से रहने देना, लेकिन उपयोग जरूर याद करना चाहिए आपको। दूसरा उपयोग कहता है अब आगे, इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावरोटी या केक में खमीर उठ यानी फूल या उभर जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। आगे है दूसरा उपयोग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक घटक है। किसका घटक है, एंटासिड का। यानी जब अम्लीयता हो जाती है तो जो डॉक्टर जो दवाई देता है एंटासिड, वो इसी का घटक है। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो उसके अंदर मिलाया जा सकता है। सारिया होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। सारिया होने के कारण क्या करता है, ये पेट में अगर अम्लीयता हो जाए तो वो क्या करता है, उसको उदासीन कर देता है। तीसरा इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। यानी इस बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, आग बुझाने का यंत्र होता है, एक सोडा अम्ल जो आग बुझाने का यंत्र है, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है ताकि ये आग को बुझा दे जल्दी। अब आगे हमारे पास अगला टॉपिक इसी का बेकिंग सोडा हो गया। इसके बाद है धावन सोडा, यानी कपड़े धोने का सोडा जो होता है वो किस तरीके से तैयार होता है, क्या क्या उसके उपयोग है। धावन सोडा, इसका सबसे पहले तो सूत्र याद होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट के साथ पानी के 10 अणु भी मौजूद है। तो आगे कहता है एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक से ही प्राप्त किया जा सकता है, वो कौन सा है, धावन सोडा है।
आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, अभी आपने पीछे बेकिंग सोडा को गर्म किया था, जब हम खाने में बेकिंग सोडा को डालते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो जैसे ही सोडियम कार्बोनेट, हमने देखा सोडियम कार्बोनेट बनता है बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से दोने का सोडा प्राप्त होता है। पुनः क्रिस्टलीकरण मतलब उसको, उसके क्रिस्टल तैयार कर ले हम, उसको सुखा करके तो क्रिस्टल बना लिया जाए। तो यह भी एक क्षारीय लवण है। ये बनता किस तरीके से है, जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया था तो उससे हमें सोडियम कार्बोनेट मिला था और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में गैस निकली थी। जब उसी सोडियम कार्बोनेट को पानी के साथ उसमें रिएक्शन करवा ले तो सोडियम कार्बोनेट के जो अणु है उसके साथ पानी के 10 अणु और जुड़ जाते हैं और ये दावन सोडा का फॉर्मूला तैयार हो जाता है यहाँ पर। तो इसमें देखो सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। अब दोने के सोडे के क्या उपयोग है, दोने के सोडे के उपयोग देख लें आप। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसी सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है। फिर इसका सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। और चौथा उपयोग बताया, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी ऐसा जल जो कठोर जल है उसको मृदु जल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे टॉपिक आता है इसी में कि क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं, सूखे होते हैं क्या क्रिस्टल। जैसे ये क्रिस्टल बनाया हमने, क्या ये क्रिस्टल वास्तव में सूखा है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए एक क्रियाकलाप करवाया गया। क्रियाकलाप 2.15 आप देख सकते हो 35 नंबर पेज पर। कहता है कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वथन नली में गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या है ये देख लें। अब क्वथन नली में क्या जल की बूंदें नजर आती है, ये कहां से आई। देखो जब हम क्रिस्टल को गर्म करेंगे ना, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को, जो कि आसमानी कलर का होता है, नीले कलर का जो होता है, उसको जब हम गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पर उसमें जो पानी के कण मौजूद है वो वाष्प बन के उड़ते हैं। वो पानी के कण ही इस परख नली के दोनों तरफ चिपक जाते हैं। अब अगर वापस इसको गर्म करना बंद कर दिया जाए तो कहता है क्वथन नली में क्या जल की बूंदे नजर आ रही है, ये कहां से आई। ये जो जल की बूंदे हैं ये इस प्रकार का जो क्रिस्टल था हमारे पास उसी की है वो जल की बूंदे। कहता है गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2-3 बूंदे डालिए। आप क्या प्रेक्षण करते हैं, जब हम दोबारा से जल की 2-3 बूंदे डाल देंगे तो कॉपर सल्फेट का जो रंग है वो वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा। अब कहता है शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों के में क्रिस्टलन का जल होता है। यानी जो हमें को ये लगते हैं ना ये सूखे हैं, लेकिन वास्तव में वो सूखे नहीं होते। उसके क्रिस्टल में जितना पानी मौजूद होना चाहिए उतना पानी हमेशा ही मौजूद रहता है उसके अंदर। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है और लवण का रंग सफेद हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोते हैं तो क्रिस्टल का रंग नीला रंग वापस आ जाता है। ठीक है, अब आगे कहता है लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। क्योंकि एक नई परिभाषा आई थी यहाँ पर क्रिस्टलन का जल, तो उसकी परिभाषा बताई गई है कि लवण के एक इकाई सूत्र में जो भी सूत्र होता है लवण का, उसके लिए जितने पानी की अणुओं की जितनी जरूरत होती है, जब वो उसके अंदर मिलकर के पूरा का पूरा जो क्रिस्टल तैयार होता है वो तैयार हो जाए तो जितने उसके अंदर पानी के अणु मिले उसको बोला जाएगा क्रिस्टलन का जल। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। जलीय कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2O।
अब आगे क्या आप बता सकते हैं कि Na2 यानी सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O का अणु आर्द्र है या नहीं? ये अणु आर्द्र है, ठीक है। आर्द्र मतलब नमी युक्त है, नमी है इसके अंदर, शुष्क नहीं है ये। अब कहता है जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के दो अणु होते हैं। इसका सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O। तो ये क्या नाम है इसका? जिप्सम, ठीक है। जिप्सम तैयार किस तरीके से होता है ये अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, सभी ने सुना होगा POP का नाम, ठीक है। घरों में POP दीवार पुट्टी जो होती है। अब जिप्सम को जब 273 केल्विन पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको गर्म किया जाता है तो उसमें से पानी के अणु हट जाते हैं। जिप्सम का सूत्र क्या था? जिप्सम का सूत्र है हमारे पास CaSO4 इंटू 2H2O। जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो ये कन्वर्ट हो जाता है CaSO4, आधा अणु पानी का रहेगा और 1.5 अणु पानी का बाहर निकल जाएगा। तो ये बन गया। अब देखो ये था जिप्सम और ये बन गया POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। कॉपर सल्फेट आर्द हाइड्रेट, ठीक है। आर्द मतलब आधा, कॉपर सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। और ये है कॉपर सल्फेट, इसमें दो है तो दो इसके हाइड्रेट के पानी जुड़े हुए हैं, पानी के अणु इसके अंदर जुड़े हुए हैं। इसको आप जिप्सम कह सकते हो। अच्छा, अगर हम इसको POP को खुला छोड़ देंगे, मान लो आपने POP को किसी बर्तन में यानी कि उस वाल पुट्टी को बर्तन में डाल करके रख दिया तो नमी के साथ रिएक्शन करके ये वापस कठोर हो जाता है, जिप्सम बन जाता है। सीमेंट भी आप लोग देखते हो, अगर थोड़ी बहुत नमी वाली जगह पर रखी रहे तो क्या हो जाता है? सीमेंट जम जाती है, ठीक है। उसमें डले बन जाते हैं मोटे मोटे से, वो टाइट हो जाती है। इसी तरीके से जिप्सम भी टाइट हो जाएगी। इसको फिर से दोबारा से POP में कन्वर्ट करने के लिए इसको गर्म किया जाएगा, ठीक है। तो जिप्सम बनाना हो तो क्या, जिप्सम के लिए जिप्सम बनाना है तो ये वापस जिप्सम तैयार हो गया इसी से, ठीक है। तो देखें, ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा हुआ है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? तो कहता है कैल्शियम सल्फेट का 2 इकाई सूत्र है, जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। अब कहते हैं आगे कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे पहले इसका प्रयोग पेरिस में रहने वाले लोगों ने किया था, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा है, ठीक है। तो इसके साथ ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी का काम हम अगले लेक्चर में करेंगे। 3rd चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है